इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कइले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगइले। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कइले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगइले। पढ़ लिखी रच दिहले देख संविधान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गोधली भाग 2 के पहला पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ने वाले हैं, जिसका लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो हम बिना समय गंवाए हुए दोस्तों सबसे पहले हम आप सभी को लेखक के जीवनी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो आधा क्वेश्चन जो है पाठ से रहता है और आधा क्वेश्चन लेखक के जीवनी से रहता है। तो सबसे पहले हम इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। ऑब्जेक्टिव में आता है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और पूछेगा कि किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों इनके माता के नाम भीमाबाई और पिता के नाम रामजी सकपाल था। इनके माता के नाम जो है भीमाबाई और पिता के नाम रामजी सकपाल था। दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग छोड़ करके भागिएगा नहीं। जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, हम मेरे समझाने से यदि आपको समझ में न आए तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे। ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो आंसर होगा बड़ौदा नरेश के कहने पर। फिर न्यूयॉर्क से वहां से इंग्लैंड यानी लंदन चले गए थे। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। और ये जो है पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त कर लिए थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बाबा साहेब ने कब पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे, तो 1916 ईस्वी में। इन्होंने तो हालांकि कई पत्रिकाएं भी संपादन की है, जिसमें से 2 पत्रिकाएं जो हैं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पहला है मूकनायक और दूसरा है बहिष्कृत भारत। ऑब्जेक्टिव में आता है कि मूकनायक क्या है, तो मूकनायक एक पत्रिका है। या फिर से ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बाबा साहेब ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बहिष्कृत भारत या मूकनायक। और दोस्तों इनके चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति मुख्यतः 3 रहे थे, जैसे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले रहे थे। ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो आंसर होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कभी कभी एक ही ऑप्शन में तीनों डाल देता है, कभी कभी तीनों में दिया रहता है और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें सभी, तो इनमें से सभी मरिएगा। और नहीं तो कभी कभी एक ही ऑप्शन में तीनों दे देता है लाइन से। और इनकी प्रसिद्ध इनकी भाषण और रचना जो है लगभग 7 या 8 हैं, हम आप सबको बता रहे हैं। उतना से ज़्यादा नहीं आएगा, हम जितना बताएंगे उतना ही आएगा। दोस्तों 7-8 बता रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, अभी बहुत सारा लिखना अभी बाकी है। दोस्तों जैसे कि पहला है द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा द अनचबल्स हु आर दे। तीसरा हु आर सुधराज। चौथा बुद्धा एंड हिज धम्मा। पांचवा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। छठा देयर मैकेनिज्म। सातवां है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और कब हो गया, और आठवां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और यह पाठ जो है, अच्छा अभी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। और बाबा साहेब ने
समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को समान व अधिकार दिलाने के लिए बहुत काफ़ी प्रयास किए और संघर्ष भी किए दोस्तों, जिसके कारण जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा या आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को, या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। और संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर की थी, माने संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के था, जिसके लिए बाबा साहब को संविधान निर्माता के भी रूप में जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि संविधान निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। चलिए दोस्तों, इनकी संपूर्ण रचनाएं और भाषण जो हैं बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कुल वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में। फिर से सुनिएगा दोस्तों कि बाबा साहब के जितने भी रचनाओं का संग्रह जो है बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है दोस्तों। चलिए, ये रहा इनके जीवनी। अब पाठ के बारे में हम चलते हैं दोस्तों। यह पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे दोस्तों। 1936 में लाहौर में, जो कि वर्तमान में लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है, 1936 में लाहौर में एक वार्षिक सम्मेलन होने वाला था, जिस सम्मेलन का नाम जो है जाति पाति तोड़क मंडल दिया गया था। उस ऑब्जेक्टिव में आता है कि जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल जो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। उसी सम्मेलन में भाषण देने के लिए बाबा साहेब ने एक भाषण तैयार किए थे, अभी भाषण का नाम तो नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने एक भाषण तैयार किए थे। हम अभी बता रहे हैं कि उस भाषण का नाम बाद में चल करके दिए। तो वह भाषण जो है, जिस टाइम यह सम्मेलन होने वाला था 1936 में, तो क्रांतिकारी के दृष्टि से आयोजकों की संपूर्ण सहमति न बन सकने के कारण जो है वह सम्मेलन जो है स्थगित हो गया था, जिसमें बाबा साहेब ने जिस भाषण को उन्होंने लिखे थे उस मंच से देने के लिए, तो वह भाषण वह नहीं दे पाए। तो बाद में उन्होंने उसी भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का एक रूप दे दिया। जिस भाषण को उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, उसी पुस्तिका का नाम इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रखा। ऑब्जेक्टिव में आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो एक भाषण है। वही भाषण का नाम जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दिया गया, और उसी भाषण में से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है, उसी में से यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है लिया गया है। मतलब वह भाषण जो है बहुत ज़्यादा लिखा गया था, उसी में से कुछ मुख्य बात को निकाल करके यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा को बनाया गया है, जो कि 10th क्लास के गोदली भाग 2 के पहला पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो भाषण जो है बाबा साहेब ने अंग्रेजी में लिखे थे, तो उसको हिंदी में रूपांतरण ललन सिंह यादव ने किया था। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो ललन सिंह यादव ने। उसी भाषण में से यह पाठ जो है लिया गया है, तो यह भी इंग्लिश में ही था। तो इस पाठ को भी हिंदी में रूपांतरण जो है, रूपांतरण का मतलब रूप अंतर, मतलब ये अंग्रेजी से हिंदी में करने वाले व्यक्ति जो थे ललन सिंह यादव थे। ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या श्रम विभाजन का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललन सिंह यादव ने किया था। अब यह पाठ जो है
इस पाठ में हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। तो पहला है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, और दूसरा है जाति प्रथा, जाति प्रथा। दोस्तों अभी हम इस पाठ को समझाने से पहले, जैसे कि दो आदमी में जब झगड़ा होता है तो देखिएगा कि कुछ लोग जो हैं एक पक्ष से बोलते हैं और कुछ लोग दूसरे पक्ष से बोलते हैं। तो उन लोगों को हम लोग के भाषा में बोला जाता है कि पक्षधर, कि उनका पक्ष ले रहा है या ये जो है उनका पक्ष ले रहा है। तो इसी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा दो चीज के बारे में पढ़ने वाले। तो जो लोग जाति प्रथा को मतलब जाति प्रथा को मानते थे और जाति प्रथा को सही बताते थे, तो उन लोगों को जाति प्रथा के पोषक कहा गया है। और जो लोग श्रम विभाजन को मानते थे और श्रम विभाजन को लाना चाहते थे, तो उन लोगों को श्रम विभाजन के पोषक कहा गया है। जैसे जाति प्रथा के पोषक ये सब जो है जाति प्रथा के पोषक लोग हैं। ये सब क्या है? जाति प्रथा के पोषक लोग हैं। बहुत सारे ढेर लोग हैं। इधर श्रम विभाजन के पोषक लोग हैं। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि इधर हम ज्यादा बनाए हैं इधर कम बनाए हैं। तो दोस्तों क्योंकि अन्याय करने वाले लोग की झुंड जो होता है ना वो अधिक होता है, इसीलिए इधर अधिक बनाए हैं और इधर जो है कम बनाए हैं। इधर श्रम विभाजन से बाबा साहेब थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहेब ने बोले कि आप लोग किस आधार पर जाति प्रथा को मानते हैं और किस आधार पर जाति प्रथा को आप लोग सही बताते हैं, इसका कुछ रीजन होगा ना, बताइए आप लोग। तो इन लोगों ने, जाति प्रथा के पोषक ने बोला कि देखिए कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा जो है आवश्यक है। तो फिर बोले इन्होंने कि कैसे, बताइए। तो इन लोगों ने बोला कि यदि यह बंटवारा नहीं किया जाए कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है, तो फिर बताइए यदि यह नहीं बांटा जाए, कार्य को नहीं बांटा जाए, तो फिर छोटे छोटे कार्य को करेगा कौन? सब लोग सोचेगा कि हम बड़े बड़े काम करेंगे, तो फिर यह खेती बाड़ी या नली नाला का कार्य जो है, छोटे छोटे कार्य जो हैं, ये कौन करेगा? तो बाबा साहब ने बोले कि आप लोग के बात तो थोड़ा सही है लेकिन उतना सही नहीं है। फिर इन लोगों ने बोला, जाति प्रथा के पोषक ने, कि देखिए श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसीलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। तो बाबा साहेब ने अपने मन में एक बात सोचा, बोले कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब समाज जो है इतना आगे बढ़ गया, जैसे कि अब समाज जो है सब समाज हो गया, इतना आगे समाज बढ़ गया, फिर भी कुछ अभी भी इतने लोग हैं जो कि अभी जाति प्रथा को ही सही मानते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। सब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों, पहले का नंबर सब्जेक्टिव होगा कि लेखक की विडंबना की बात क्या है। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। किताब में जो दिया है विडंबना का अर्थ क्या दिया है? उपहास दिया है। लेकिन हमारे हिसाब से आप लोग समझिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। मेरे हिसाब से जो है विडंबना का अर्थ इनके मन के बात, ये मन में क्या सोचे कि साला आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दोस्तों कुछ शब्द जो है हम अपने लक्ष्य से जोड़ रहे हैं ताकि आप लोग को समझने और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा और याद नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को एक बार पाठ समझा दूंगा तो आप लोग को मन में, दिमाग में यह पाठ जो है बैठ जाएगा। दोस्तों बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा।
तो पहला सब्जेक्टिव जो है पूछेगा कि बाबा साहब चाहे लेखक की विडंबना की बात क्या है। तो यही होगा कि लेखक की विडंबना की बात यह है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि जाति प्रथा के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जाति प्रथा के पोषक जो हैं इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो इसका आंसर होगा कि जाति प्रथा के पोषक जो हैं इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जाति प्रथा के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा जो है आवश्यक है, और कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इतना लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसे कहा गया है, तो जाति प्रथा को। ठीक है, तो फिर बाबा साहब ने बोले कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि कार्य को बंटवारा की जाए, ये तो बात सही है, लेकिन उतना सही नहीं है। यदि आप लोग यह बताइए कि किसी गांव में गांव भर यदि केवल नाई हो, नाई आप लोग समझते हैं, नाई जो केस काटते हैं लोग, यदि गांव भर केवल नाई हो, या गांव भर उस गांव में बढ़ई हो, या गांव भर उस गांव में जो है अहिर हो या बिंद हो, कुछ मतलब एक जाति के लोग अगर गांव भर हो, तो ये बताइए वो सब लोग जो पेशा को बांटा गया है, पेशा का मतलब हुआ कि उनके कार्य करने की, माने वो कौन सी कार्य कर रहे हैं उसी को पेशा बोला जाता है। तो यदि सब लोग गांव में नाई हैं तो किसका केस काटेंगे और कैसे वो अपना भरण पोषण चलाएंगे। यदि गांव भर सब लोग बढ़ई हैं तो कौन किसका सामान बनाएगा। बढ़ई का कार्य होता है कि लकड़ी के सामान से या लकड़ी से कोई सामान बनाना। यदि गांव भर एक गांव में केवल बिंद ही हो तो सब लोग जब मछली ही बेचेंगे तो फिर किसका मछली कौन किनेगा। या गांव भर अहिर होंगे लोग तो किन सबके पास दूध दही होगा तो फिर किनेगा कौन। तो इस हिसाब से जो है उन लोगों का भरण पोषण कैसे चलेगा। पहल का रीजन, अभी ये पहल का रीजन है, दूसरा का रीजन सुनिए। यदि आप लोग को पहले हम एक उदाहरण दे रहे हैं, यदि किसी को बोला जाए कि आप जाइए खेत को कोड़िए और उस व्यक्ति का मन नहीं है खेत कोड़ने में, हम बरियौटी बोले कि नहीं आपको खेत कोड़ना है, या हमको ही कोई बोल दिया कि जाइए आप खेत कोड़िए और मेरा मन नहीं है खेत कोड़ने में, तो हम उस खेत को कोड़ेंगे तो बिना मन से कोड़ेंगे। तो बिना मन से जब कोड़ेंगे तो जिस खेत को कोड़ने में हमसे 2 घंटा लगेगा तो उसको बिना मन से जब कोड़ेंगे तो 4 घंटा कोड़ेंगे, 4 घंटा में कोड़ेंगे दोस्तों। तो इस पाठ में बिना मन से काम करने के लिए एक शब्द दिए गए हैं टालू ढंग। क्या बोला गया है, टालू ढंग। अगर कोई व्यक्ति जो है देखिए जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा कहता है कि आप उसी कार्य को करेंगे और जीवन भर करेंगे। माने जाति प्रथा एक ही पेशा से जीवन भर थोप देती है, आप जीवन भर उसी कार्य को करेंगे। तो जाति प्रथा का नियम कहता है कि आप वही कार्य करेंगे जो आपके पूर्वजों ने किया हो और जीवन भर वही करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि हम पढ़ लिख करके डीएम बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, दरोगा बने, या मास्टर बने, गायकर बने, सिंगर बने, कुछ भी बने, तो जाति प्रथा अनुमति नहीं देता था, या वही अनुमति देता था जो तुम्हारा कार्य है, तुम किस जाति के हो, जो काम बंटवारा किया गया है वही उसी कार्य को करना है जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया हो। तो यह जाति प्रथा जो है जीवन भर के लिए एक ही पेशा से थोप देती है। जो ऑब्जेक्टिव में आता है कि जीवन भर के लिए एक पेशा से थोप देती हैं। ऑप्शन ए में रहेगा श्रम विभाजन, बी में रहेगा जाति प्रथा, सी में रहेगा ए और बी दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जाति प्रथा, जीवन भर के लिए एक ही पेशा से थोप देती हैं। और जाति प्रथा जो है
जाति प्रथा जो है अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के मतलब गर्भ में ही, जब कोई बच्चा जो है गर्भ में ही रहता है तो उसका पेशा जो है समझो कि तय हो गया, क्योंकि जाति प्रथा कहता है कि तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया हो। तो ये बताइए, जब बच्चा गर्भ में ही रहेगा तो लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि हाँ ये जन्मेगा तो यही काम करेगा, सब लोग वही बोलेंगे कि यह होगा तो ये बहुत बड़का काम करेगा, लेकिन काम करेगा कौन, जो उसको पूर्वजों ने किया है। तो इस हिसाब से जाति प्रथा जो है किसी को पेशा को गर्भ से ही निर्धारण कर देती हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अभी आता है कि गर्भ में ही पेशा तय करती हैं। स्वर्ण विभाजन या जाति प्रथा, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं थे। क्या होगा आंसर, जाति प्रथा। तो अब हम आते हैं दोस्तों, यदि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है नाई है और उसे हजामत करने का मन नहीं है, या कोई व्यक्ति जो है बढ़ई है और उसे बढ़ई का कार्य करने में मन नहीं लगता है और वो चाहता है कि हम कोई दूसरा काम करें, लेकिन जाति प्रथा जो है कहता है कि नहीं, तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। इस हिसाब से जो है कि मनुष्य जो है जब जबरन उस कार्य को करेगा, जब उस कार्य को करेगा तो उसमें तो उसका मन है नहीं, तो उस कार्य को उसने टालू ढंग से करेगा। टालू ढंग का मतलब हुआ कि बेमन से, टालू ढंग से करेगा तो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जब अच्छा से मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, जब काम उतना नहीं कर पाएगा तो उसका कमीनी उतना नहीं बन पाएगा। जब कमीनी नहीं बन पाएगा तो उसका घर का भरण पोषण नहीं चल पाएगा। और इस हिसाब से पूरे भारत में जो है, पूरे भारत के लोगों को जो है घर में गरीबी आ जाएगी। तो दोस्तों यही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। सब्जेक्टिव में आता है कि जाति प्रथा भारत में गरीबी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे। जाति प्रथा जो है भारत में गरीबी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है, तो आंसर होगा जाति प्रथा। लेकिन सब्जेक्टिव में आता है कि भारत में जाति प्रथा गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, गरीबी और उत्पीड़न से भी हानिकारक है। क्यों, गरीबी और उत्पीड़न से भी हानिकारक जो है जाति प्रथा है, क्यों, तो इसका आंसर होगा कि जाति प्रथा जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा उसी कार्य को करने की अनुमति देती है जो उनके पूर्वजों ने किया हो, अन्यथा मनुष्य जो है अपने मन से कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनेंगे जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। इस हिसाब से वह व्यक्ति जो है जबरन उस कार्य को करता है, और करता है तो टालू ढंग से करता है, टालू ढंग से करता है, जिसके कारण वो अच्छा खासा से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका कमीनी नहीं बन पाती हैं, और इस हिसाब से उसका घर का भरण पोषण जो है नहीं चल पाता है। और इसी तरह पूरे भारत के लोगों के घर में एक गरीबी हो जाता है। इसी तरह पूरे भारत के लोगों के घर में गरीबी छा जाएगा। इसीलिए जाति प्रथा जो है भारत में गरीबी और बेरोजगारी का हम बता रहे हैं। सब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है इसमें, सब्जेक्टिव है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर यही होगा कि जाति प्रथा जो है भारत में गरीबी और जाति प्रथा जो है बेरोजगारी और गरीबी का प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। तो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी और गरीबी का प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा लोगों के रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा जो है उसी कार्य को चुनने की अनुमति देती है जो उनके पूर्वजों ने किया हो। दोस्तों हम लिखे जो है ना तो केवल ठेठ भाषा, अपने भाषा में लिखे हैं जो विद्यार्थी को जो है अच्छे ढंग से याद हो पाए और वो समझ पाए। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम वीडियो में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव को भी बनाएंगे,
और पाठ को भी समझाएंगे। हालांकि अभी केवल हम पाठ समझाएंगे दोस्तों। उसके बाद बाबा साहब बोले, दूगो रीजन हो गया। अगला रीजन बोले कि जाति प्रथा जो है लोगों को कार्य को बांटती है, और कार्य जब बांटती हैं तो उसके साथ साथ मतलब श्रमिकों को ऊंच नीच का भेद भी कराती हैं। मतलब श्रमिक के मतलब कार्य करने वाला, श्रमिकों को मतलब कार्य करने वाले, मतलब श्रमिक और श्रमिक का बहुवचन हो गया श्रमिकों। तो श्रमिक का मतलब क्या हो गया? कार्य करने वाला, श्रमिकों। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जाति प्रथा जो है श्रमिकों को न कि श्रमिकों को श्रमिक के आधार पर ऊंच नीच का भी भेदभाव कराती हैं, जो कि विश्व के किसी भी देश में नहीं है। आप लोग देखेंगे जो लोग छोटे। फिर बाबा साहब बोलते हैं कि नहीं, हम वैसे समाज को स्थापित करना चाहते हैं, वैसे समाज को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो। मतलब जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो, और वो भी वैसा भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाईचारा। मतलब वैसा भाईचारा जिसमें दूध और पानी की तरह मिश्रण हो। मतलब जिस तरह से दूध और पानी एक में मिला दी जाए और फिर बाद में नहीं पता चले कि कौन पानी है और कौन दूध है, उसी तरह से वैसी भाईचारा इन्होंने चाहते थे कि जिसमें दूध और पानी के तरह मिश्रण हो। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि सच्चे भाईचारा लेखक के आधार पर चाहे सच्चे भाईचारा कैसे होनी चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, तो फिर से सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव में कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापनाओं के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर होगा कि लेखक ने उन विशेषताओं के लिए आवश्यक माना है वह। लाइट चला गया दोस्तों, लाइट आएगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों लाइट चला गया था। तो क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर होगा कि सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने वैसे समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो। मतलब जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो। और भारतीय समाज में श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो सुनिए दोस्तों, जाति प्रथा जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, लेकिन श्रम विभाजन जो है कहता है कार्य को बांटो, लेकिन किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही पेशा से मत थोपो। वो अपने रुचि के आधार पर कोई भी कार्य को चुन सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। यह श्रम विभाजन करता है। लेकिन जाति प्रथा जीवन भर के लिए एक ही पेशा से थोप देती है। तो यही आएगा क्वेश्चन कि जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्यों नहीं किया जा सकता। तो लिखाई कि जाति प्रथा जो है भारत में श्रम विभाजन का दूसरा रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा से थोप देती है। जाति प्रथा जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, जबकि श्रम विभाजन जो है मनुष्य के रुचि पर आधारित है। मनुष्य अपने अनुसार कोई भी पेशा चुन सकता है। इसीलिए जाति प्रथा को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का दूसरा रूप नहीं माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस पाठ में इतना ही पढ़ना है। बाकी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यदि आप लोग वीडियो के शेयर करिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, तो हम एक वीडियो इसके सब्जेक्टिव का भी बनाएंगे, जिससे आप लोगों को सब्जेक्टिव रटने और समझने में दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम जब वीडियो बनाएंगे ना तो आपको वीडियो देखते भर में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट दीजिए और जितने भी गोधली के चैप्टर हैं हम आप लोग को सपरा देंगे। और संस्कृत, हिंदी व्याकरण और मैथ, इस
हालांकि अभी चैनल हम नहीं बनाए हैं, न तो यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं और न ही फेसबुक पर कोई पेज बनाए हैं। अभी आप लोग हमारे फेसबुक आईडी से ही जुड़े रहिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जल्द हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उसी पर अपना वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।